हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी 1 के यूनिट 2 का पहला टॉपिक, जिसका नाम है द इंटीग्यूमेंटरी सिस्टम। और इसके अंदर हम बात करेंगे द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्किन विद स्पेशल रेफरेंस टू एपिडर्मिस एंड डर्मिस। आज के वीडियो में इन दोनों पार्ट को हम कवर करेंगे। अगर आप यूनिट 1 के जितने भी नोट्स हमने यूज़ किए हैं वीडियो को बनाने में, उनको ऑनलाइन MCQs को या तो फिर उसी ऑनलाइन MCQs की PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं आपके ऐप के अंदर ही, तो डाउनलोड करिए सोल्यूशन फार्मेसी का मोबाइल ऐप और उसके बाद स्टोर टैब होगा, वहां पे जाकर के सोल्यूशन बेस्ट एवर कोर्स को ज्वाइन करें, जिससे आप इन सब के नोट को एक्सेस कर सकते हैं। और इस ऐप का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो, जिसमें डिस्कस करेंगे हम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्किन विद स्पेशल रेफरेंस टू एपिडर्मिस और डर्मिस। अगर मैं कहूं कि हमारा जो पूरा शरीर है एक बेसिक ऐसा बुक की जैसा है, जिसको कवर करना बहुत ही आवश्यक है। जब आप अपने किताब को कवर करते हैं तो उस किताब की जो सेफ्टी है वो सेफ्टी टाइम काफ़ी बढ़ जाता है, क्योंकि कवर आपकी बुक को खराब होने से रोकता है और वो आपकी बुक के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। वैसे अगर मैं कहूँ कि ह्यूमन बॉडी, ये नॉट ओनली ह्यूमन बॉडी, बल्कि अगर आप किसी भी एनिमल के रेस्पेक्ट में बात करते हो तो उसकी बॉडी को सुरक्षा प्रोवाइड करने के लिए हमारे स्किन और उसके कुछ बेसिक डेरिवेटिव काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं। तो ये हमारे लिए प्रोटेक्शन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो गया। अगर मैं ये देखूँ कि इंटीग्यूमेंटरी सिस्टम का बेसिक यानी कि शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो आप यहाँ पे देखिएगा। इंटीग्यूमेंटरी सिस्टम को हम दो मीनिंगफुल वर्ड में तोड़ सकते हैं। ये वर्ड होगा हमारा इंटे, जिसका मतलब होता है होल यानी कि सभी, पूरा का पूरा, और गुमेंट का मतलब होता है बॉडी कवरिंग। तो अगर आप इन दोनों शब्दों को जोड़ दें तो हमारे पास क्या शब्द निकल करके आएगा, वही इंटीग्यूमेंटरी सिस्टम, यानी कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें हम हमारे पूरे के पूरे बॉडी के कवरिंग की स्टडी करते हैं, या ये देखते हैं कि ये कौन सा सिस्टम है जिसमें हम बॉडी की कवरिंग को स्टडी कर पाएंगे। अगर मैं ये कहूं कि इंटीग्यूमेंटरी सिस्टम में मेन हमारा जो पार्ट प्ले करता है वह है हमारा स्किन, लेकिन इसके अलावा भी और कुछ एक्सेसरीज ऑर्गन इसमें या स्ट्रक्चर इसमें एसोसिएटेड होते हैं। तो वो कुछ इस तरीके से हैं। इसमें आप हेयर्स को इंक्लूड कर सकते हो, नेल को इंक्लूड कर सकते हैं, साथ में इसमें वेरियस ग्लैंड भी इंक्लूड हो जाते हैं, और साथ में इसके मसल्स और नर्व भी ऐड हो जाते हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि केवल स्किन ही हमारे इंटीग्यूमेंटरी सिस्टम का पार्ट है, तो कुछ चीज़ों पर विशेष ध्यान दीजिए। अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे आने वाले लास्ट पॉइंट में हमारे स्किन का, तो हमारा स्किन कई अलग अलग पार्ट से मिलकर के बना हुआ होता है, जिसमें हेयर्स फॉलिकल भी होंगे, जो इसका मुख्य रूप से काम यह है कि आपकी बॉडी को एक प्रकार से टेम्परेचर प्रोवाइड करना, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, कुशनिंग प्रोवाइड करना। नेल भी आपकी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। जो ग्लैंड होते हैं जिनसे हम स्वेट निकालते हैं, पसीने की ग्रंथियां होती हैं, वो आपके स्किन के टेम्परेचर को मेंटेन करने में मदद करेगा। और मसल्स तो डेफिनेटली आपकी मूवमेंट के लिए, साथ में जो नर्व होंगे वो किसी प्रकार के सेंसेशन को रिसीव करने या स्टिमुलस को ड्रॉप आउट करने में काफ़ी मदद करते हैं। तो ये जो हमारा सिस्टम है, इसके हर एक पार्ट आपस में सामंजस्य बिठा करके काम करते हैं। चलिए मैं आपको कुछ स्पेसिफिक पॉइंट बता दूं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे स्किन के रिगार्डिंग क्या क्या है वो भी देख लेते हैं, ताकि आपके कॉन्सेप्ट को और अच्छे से क्लियर किया जा सके। सबसे पहले चीज़ें देखिए, स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। ऑर्गन ऑफ द बॉडी कहने का मतलब है कि ये एक ऑर्गन की तरह ट्रीट किया जाता है, इसीलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है और आपको ये चीज़ें याद रखनी होंगी। दूसरा, अगर आप देखें, द सरफेस एरिया इज अबाउट 1.5 टू 2 मीटर स्क्वायर इन एडल्ट। अगर हम एवरेज देखें कि हमारे स्किन की जो पूरी बॉडी में कवर कर रही है, इसका एरिया कितना होता है, सरफेस एरिया कितना होता है, तो ये एक वैल्यू है 1.5 टू 2 मीटर स्क्वायर। ये आपको याद करना होगा। ये जो वैल्यू है वो एडल्ट के रेफरेंस में है। अगर आपसे मैंने जैसा पहला का एग्जांपल दिया था कि अगर हम बुक को बचा के रखना चाहते हैं लंबे समय तक, तो उसके ऊपर कवर लगाएंगे। तो चूंकि यही काम हमारी बॉडी के रेस्पेक्ट में हमारा इंटीग्यूमेंटरी सिस्टम यानी कि स्किन कर रहा है, तो इसका एक ओवरऑल फंक्शन क्या होगा, इट प्रोटेक्ट्स द अंडरलाइन स्ट्रक्चर। ये उसके नीचे जो भी स्ट्रक्चर होते हैं, इनको इंजरी से, इनको माइक्रोबियल के इन्वेजन यानी कि अंदर आने से हमारी बॉडी को बचा करके रखता है। और यही कारण है कि हमारी बॉडी की इंटीग्रिटी को मेंटेन करके रखेगा। स्पेशल रेफरेंस तो अगर हम बात करें तो कुछ इंजरी के कारण से जो वेयर एंड टियर होते हैं, इससे हमें बचा करके रखने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। इसके में सेंसरी नर्व एंडिंग कंटेंट होते हैं। सेंसरी नर्व एंडिंग करने का क्या मतलब होता है, सबसे पहले सेंसरी जो सेंस करता हो
और सेंसरी और मोटर के रेस्पेक्ट में तो आप जानते हैं जो मैसेज को आपके बॉडी के स्पेसिफिक पार्ट से आपके ब्रेन में लेके जाता हूं, तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है। सेंसरी नर्व एंडिंग, हर जगह नर्व तो होंगे, और नर्व की एंडिंग स्पेसिफिक रेफरेंस टू सब्सटेंस, जिसके अंतर्गत अगर आप देखोगे किसके बारे में, तो वो पेन के रेस्पेक्ट में, टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में, टच के रेस्पेक्ट में काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं और इनको सेंस करके आपके ब्रेन तक मैसेज पहुंचाते हैं। अगर आपके किसी बॉडी के पार्ट में कोई कट लग गया हो तो वो पेन के फॉर्म में बॉडी को उसके ब्रेन तक मैसेज पहुंचाएगा। टेम्परेचर का एलिवेशन हो रहा होगा तो ये सेंस करके आपके ब्रेन को मैसेज पहुंचाएगा, और इसके बाद आपकी ये फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए इसी के एक्सेसरीज ऑर्गन, जिसको अभी आपको मैंने बताया स्वेट ग्लैंड, इनसे मैसेज के थ्रू आपके स्वेटिंग को निकालेगा, सीक्रेट करवाएगा, जिससे हम टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हैं। टच कोई करता है हमें या हमारा शरीर किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ टच हो जाता है तो उसका भी सिग्नल इसमें चला जाता है। कोई मिलाकर के मैं अगर कहूँ तो ये जो हमारी इंटीग्यूमेंटल सिस्टम है वो हमारे बॉडी के लिए कई बार रेगुलेशन करने का काम करता है, अलग अलग रेस्पेक्ट में, और टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है। इसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा जा चुका है और वो क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि डर्मेटोलॉजी किसे कहते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय डर्मेटोलॉजी? डर्मेटोलॉजी का सिंपल सा मतलब है कि डर्म स्टैंड फॉर डर्मिस एंड दैट इज स्किन ऑब्वियसली, और उसकी स्टडी कहलाती है लॉजी, जो कि बना हुआ है लॉगस से। तो इन दोनों को अगर जोड़ दें तो उससे क्या शब्द निकलता है, क्या परिभाषा बनती है? एंड दिस इज सिंपली अ डेफिनेशन जिसको आपको याद नहीं जरूरत नहीं है, सिर्फ समझने की जरूरत है। द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विच डील्स विद स्टडी ऑफ डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ स्किन रिलेटेड डिसऑर्डर। जब कभी भी कोई ब्रांच हमारे स्किन से संबंधित बीमारियों की वो क्या है, क्यों है और उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, इसकी स्टडी करती है, तो उसे डर्मेटोलॉजी कहते हैं। डायग्नोसिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अगने अपने स्किन में जो प्रॉब्लम हुई है, जैसे एक्ने हुआ है या फिर आपका सोरियोसिस हुआ है या कुछ और चीज़ें पिंपल्स वगैरह निकल रही हैं, तो असल में जाना तो जाए कि ये प्रॉब्लम क्या है और उनका हम ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं। उसकी पूरी की पूरी जो स्टडी इन्वॉल्व होती है वो हमारे इंटीग्यूमेंटल सिस्टम के अंदर डर्मेटोलॉजी टॉपिक के डिस्कस किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ेंगे हम स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ यूनिट के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो वो हमारा स्किन है आज का यूनिट के टॉपिक में। स्ट्रक्चर ऑफ द स्किन, एपिडर्मिस एंड डर्मिस के रेस्पेक्ट में देखिए, स्किन कंसिस्ट ऑफ टू मेन लेयर्स। जो हमारा स्किन है, त्वचा है, वो दो मुख्य लेयर से बनी हुई होती है। पहला हमारा लेयर है आउटर लेयर, जिसे हम एपिडर्मिस कहते हैं। दूसरा है इसी एपिडर्मिस के नीचे, या इसे हम कह सकते हैं इनर पार्ट, और इसे हम डर्मिस कहते हैं। अब इन दोनों के बाद एक और पार्ट आएगा सबक्यूटेनियस पार्ट, जिसको हम लोग किसी और दिन डिस्कस करेंगे। तो ये दो मेन हमारे लेयर हैं स्किन के, सबक्यूटेनियस लेयर और हाइपोडर्मिस lies beneath the dermis consisting of areolar and adipose tissue। जैसा मैंने कहा कि सबसे ऊपर में हमारा सबसे बाहरी आएगा एपिडर्मिस, इसके बाद आएगा हमारा डर्मिस, इसके बाद हमारा सबक्यूटेनियस लेयर, जिसे कुछ किताबों में आपको हाइपोडर्मिस भी कहा जाएगा या लिखा हुआ मिलेगा। हाइपो का मतलब भी समझ लें, हाइपो का मतलब होता है बिलो। फार्माकोलॉजी में से हम लेवल के रेस्पेक्ट में बात करते हैं तो कम की बात करते हैं, और डर्मिस मतलब डेफिनेटली डर्मिस के नीचे। तो डर्मिस तो हमारा सेकंड पार्ट हुआ, तो उसके नीचे जो पार्ट पाया जाएगा इसे हम सबक्यूटेनियस या फिर हाइपोडर्मिस लेयर कहते हैं, जिसके पास बना हुआ होता है एरियोलर और एडिपोज टिश्यू, जो कि हमको अपना अपना काम करते हैं, और इनके बारे में हमने प्रीवियस यूनिट में डिस्कस कर ही लिया था। ये जो आपके एडिपोज टिश्यू है वो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होते हैं अपने अपने रेस्पेक्ट टाइप के हिसाब से। वाइट है या येलो है, वो आपको गर्मी इंसुलेशन देने का काम करते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं कि हमारा जो एपिडर्मिस है, दो लेयर है ना हमारा एपिडर्मिस और डर्मिस, तो इस एपिलेयर डर्मिस के कौन कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट हैं वो हम देख लेते हैं। द आउटर मोस्ट, या आउटर मोस्ट को अंडरलाइन करना आवश्यक है, हाईलाइट करना आवश्यक है, क्योंकि ये आपसे पूछा जाएगा कि सबसे बाहरी लेयर को क्या कहलाता है, आउटर मोस्ट या तो फिर आपका एपिडर्मल लेयर। ये क्या है आपका आउटर मोस्ट एपिडर्मल लेयर? दिस इज कंपोज्ड ऑफ स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस केराटिनाइज्ड एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो अगर आप यूनिट के बारे में बात करोगे तो फिर वहां पे सेल आ जाएगा। देखिए ये स्ट्रेटिफाइड, इन सब के बारे में हमने ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया हुआ है। स्ट्रेटिफाइड है, स्क्वेमस है और केराटिनाइज्ड है। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस तो ठीक है, फ्लैटेड सरफेस होगा, स्क्वेमस पार्ट में बने हुए होंगे, लेकिन जो मेन चीज आपको समझनी है यहाँ पे वह है केराटिनाइज्ड, जो कि केराटिन प्रोटीन का बना हुआ होता है, और ये एपिथेलियल सेल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर मैं कहूँ कि एपिडर्मल लेयर
जिसकी अलग अलग थिकनेस हो सकती है अलग अलग बॉडीज में, तो उसका क्या लॉजिक होता है? देखिए, सबसे बाहरी लेयर तो हम लोग बोलते हैं ना एपिडर्मल लेयर। तो आप एक बार अपने ही बॉडी को ओवरऑल तरीके से देखेंगे तो आप पाएंगे कि आपके बॉडी के कुछ पार्ट में आपकी जो स्किन है वो थोड़ी सी आपको मोटी लगेगी एज कम्पेयर टू डिफरेंट अदर पार्ट्स ऑफ योर बॉडी। जैसे अगर आप अपने हथेली को देखिए जहाँ पे लकीरें बनती हैं, वो स्किन आपको मोटी लगेगी, और अगर अपने पैर के तलवे को देखेंगे तो वहाँ की स्किन आपको मोटी लगेगी। तो ये जो है वो उनका एक स्पेसिफिक रीजन है। तो ये मैंने कहा कि अलग अलग थिकनेस के हो सकते हैं। इट इज थिकेस्ट वेयर इट रिसीव मोस्ट एब्रेजन एंड वेट, जहाँ पे ये सबसे ज़्यादा वियर एंड टियर होने के चांसेस रहते हैं, या जहाँ पे ये बहुत ज़्यादा फिजिकल बैरियर को एक्सेप्ट करती है, या जहाँ पे बहुत ज़्यादा घिसाव होने की संभावना होते हैं, वहाँ पे ये प्रोटेक्शन के लिए अपनी आप को वो मोटे बना लेते हैं। जैसे पैर की बात करो तो सबसे ज़्यादा कांटेक्ट में तो ज़मीन के पैर ही आएगा, ये चलने का काम करेगा, तो उससे बचाने के लिए ये थोड़ी सी मोटी होती है, और आपकी हथेलियाँ काफ़ी सारे फिजिकल ऑब्जेक्ट को पकड़ने का काम करती हैं, तो वहाँ भी आपके लिए एज अ प्रोटेक्टिव लेयर काम करेगा। एग्जाम्पल की हमने तो बात कर ही ली थी। तो ये हमारा कहाँ पे सबसे मोटा पाया जाएगा? ये पाम ऑफ हैंड और सोल ऑफ द फीट में पाया जाएगा, जबकि ये सबसे पतला होगा आपके वेंट्रल सरफेस ऑफ ट्रंक में। इसका यहाँ पे कोई स्पेसिफिक प्रोटेक्शन का काम नहीं होगा। इसके पास, हमने इसको पहले भी डिस्कस किया हुआ था, अगर पहले वीडियो में देखे होंगे तो, इट डज नॉट हैव एनी ब्लड वेसल और नर्व। इसके पास, एपिडर्मिस के पास खुद का कोई ब्लड वेसल या नर्व नहीं होता। तो इसके कारण से ये न्यूट्रिशन कहाँ से ले पाएगा भाई? अगर इसके पास नहीं है तो इसकी कमी को पूरा करने के लिए ये अपने न्यूट्रिएंट को कैपिलरीज ऑफ द डर्मिस से ले लेता है, क्योंकि सबसे ऊपर का लेयर हमारा एपिडर्मिस, उसके बाद हमारा डर्मिस, इसके में ब्लड वेसल्स नहीं है, तो वो न्यूट्रिएंट आपके डर्मिस के ब्लड कैपिलरी से ले लेता है, और इसके कारण से वो अपना जो सर्वाइवल है वो पूरा करता है। एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए, स्पेशल रेफरेंस टू एपिडर्मिस, कि एपिडर्मिस इज मेड ऑफ फॉलोइंग 5 लेयर। कौन कौन से लेयर होते हैं एपिडर्मिस के, वो लिखिए। तो यहाँ पे देखिए आपको 5 लेयर के नाम दिख रहे हैं। इनके जो सेकेंडरी नेम है, जिसको हमने ब्रैकेट में लिखा हुआ है, वो आपकी काफ़ी मदद करेगा। सबसे पहला है आपका स्ट्रेटम कॉर्नियम, जिसे हम हॉर्नी लेयर कहते हैं। दूसरा है आपका स्ट्रेटम लूसिडम, जैसे हम क्लियर लेयर कहते हैं। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई ये क्यों इसके दूसरे नाम से ज़्यादा जानता है। इसके बाद अगला है आपका स्ट्रेटम ग्रैन्युलोसम, जिसे हम ग्रैन्युलर लेयर कहते हैं। ऑब्वियसली क्लियर होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, ग्रैन्युलर होंगे। और इसके बाद अगला है आपका स्ट्रेटम स्पाइनोसम, जिसे हम स्पाइनी लेयर कहते हैं। फिर लास्ट में एक महत्वपूर्ण लेयर है हमारा स्ट्रेटम जर्मिनिवेटम, या फिर हम इसे स्ट्रेटम बेसल, या फिर इसे हम रीजेनरेटिव लेयर भी कहते हैं। ज़्यादातर आपको ये बेसल या फिर रीजेनरेटिव के नाम से मिलेगा। अगर आप इसके फंक्शन को याद रखना चाहते हैं तो ये वाला नाम याद रखिएगा, रीजेनरेटिव लेयर, क्योंकि इसका मतलब क्या है? रीजेनरेटिव मतलब दोबारा जनरेट करना, दोबारा इनको इवोल्वेट करवाने में मदद करना। ये इस नाम से इसके काम को समझा जा सकता है। चलिए मैं आपको ब्रीफिंग करता हूं छोटे डेफिनेशन से। ये क्या है? ये रीजेनरेटिव से स्ट्रेटम जर्मिनेटम है क्या? द सेल इन द लोवेस्ट लेयर, सबसे नीचे के लेयर को हम कहते हैं, जो कि अपने आप को माइटोसिस सेल डिवीजन के प्रोसेस के थ्रू रेप्लिकेट करता रहता है, और इस रेप्लिकेशन से जो भी नए सेल हमारे बनेंगे वो ऊपर की ओर मूव करते हैं, ऊपर की ओर धकेले जाते रहते हैं, जिसके कारण से जो पुराना सेल है वो ऊपर चढ़ते जाएगा और वो सरफेस पे आते जाएगा। इसी कारण से जो पुराने सेल होते हैं सरफेस पे, वो कंटिन्यूसली रिप्लेस होते हैं नए सेल से। ये हमारे हाथ में खास करके एक स्पेसिफिक पार्ट प्ले करते हैं, जिसके वियर एंड टियर की रिवर्सेबल करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये हमको पुराने लेयर को रिप्लेस करने में कंटिन्यूसली मदद करते रहते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले स्लाइड में हम देख लेते हैं इन्हीं एक एक पार्ट्स को स्पेशल फंक्शन के साथ, उनको उनके डायग्राम के साथ समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिएगा, हमने जो भी पार्ट्स के नाम आपको बताए थे, लेयर के नाम बताए थे, उनको आप अपने स्क्रीन पे डायग्राम के साथ भी देख सकते हैं। अगला है हमारा पहला पार्ट कि स्ट्रेटम कॉर्नियम। हमने देखा था अलग अलग हॉर्नी लेयर के नाम से, तो यहाँ पे हमारा पहला पार्ट है स्ट्रेटम कॉर्नियम लेयर के पॉइंट अगर बात करें तो इसके कुछ स्पेसिफिक पॉइंट और उसके स्पेसिफिक स्पेसिफिकेशन हम देख लेते हैं। सॉरी, इट इज द आउटर मोस्ट लेयर दैट कंसिस्ट 25 to 30 लेयर ऑफ डेड केराटिनाइज सेल। ये सबसे बाहरी लेयर होता है, 5 लेयर में से सबसे बाहरी लेयर हो गया। इसमें लगभग 25 से 30 लेयर के आसपास बने हुए होते हैं, और ये लेयर किसका बना हुआ होता है? डेड केराटिनाइज सेल। केराटिनाइज सेल इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब ये है कि ये जो सेल हैं जो केराटिन प्रोटीन के बने हुए होते हैं, एंड दैट आर नॉन न्यूक्लिएटेड,
ये आपको स्पेसिफिकेशन दिखा रहा है। सबसे पहला स्पेसिफिकेशन क्या हो गया हमारा कि ये 20 से 30 लेयर के बने हुए होंगे। दूसरा, ये केरेटिनाइज सेल से बने हुए होंगे और ये नॉन न्यूक्लिएटेड होंगे और दीज आर फिल्ड विद केरेटिन, जिसके बारे में हमने बात कर ही लिया कि ये केरेटिन से बने हुए होंगे। ये इनकी खास बात हो गई। विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ, जो कि ये सारे फीचर्स देख रहे हैं ये इनके स्ट्रक्चरल के स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो एक बार डायग्राम से देख लीजिए, हमारा किस लेयर के बारे में पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं स्ट्रेटम कॉर्नियम। तो ये रहा हमारा बेसिक लेयर ऑफ एपिडर्मिस। सबसे ऊपर की लेयर देखिए स्ट्रेटम कॉर्नियम, ये लिखा हुआ है स्ट्रेटम कॉर्नियम, और इसी को देखिए तो ये हमारे बने हुए होते हैं 25 से 30 लेयर का, और इनका जो बेसिक नेचर है वह है डेड केरेटिनोसाइट्स। बेसिकली ऐसे ही सेल हैं जो केरेटिन से बने हुए होते हैं। तो सबसे ऊपर का लेयर हो गया हमारा ये वाला, इसको हम लोग बोल सकते हैं द टॉप मोस्ट लेयर। इसके आगे के पॉइंट को देखिएगा, द केरेटिनाइज सेल आर ऑल्सो कवर्ड विथ लिपिड्स। ये जो केरेटिन सेल बने हुए होते हैं वो अपने साथ क्या क्या रखते हैं और वो क्या क्या काम करते हैं। ये सेल अपने पास लिपिड रखते हैं, और भाई लिपिड मतलब क्या समझ में आ रहा है आपको, एक प्रकार से बोल लीजिए कि ये एक ऐसे लेयर हैं जो हमारी बॉडी में एक बैरियर बनाने का काम करते हैं। और बैरियर का क्या मतलब होता है, बैरियर मतलब सिंपल सा हो गया कि जो आपको किसी दो ऑब्जेक्ट के बीच में एक मूवमेंट को इनिबिट करने का काम कर रहा होगा, रोक रहा होगा, इधर से उधर या उधर से इधर आने में प्रोसेस को रोक रहा होगा। एब्रेशन रेजिस्टेंस बना रहा है, घिसने से बचा रहा है, और साथ में ये जो डीपर लेयर ऑफ टिश्यू हैं उन तक इंजरी को पहुंचने, और ना केवल इंजरी बल्कि माइक्रोबियल इन्वेजन, जो कोई माइक्रोजोम अंदर एंटर कर चुका होगा या करने वाला होगा या हो सकता है कि ये करे, उससे भी आपको बचाने का काम करता है। एक महत्वपूर्ण पॉइंट जिसे मैंने रेड कलर से हाईलाइट भी किया है, अब इसको मैं और हाईलाइट करता हूं। दीज सेल आर कॉन्स्टेंटली शेड एंड रिप्लेस्ड बाय सेल फ्रॉम स्ट्रेटम जर्मिनेटम और स्ट्रेटम बेसेले, या इसे हम कहते हैं रीजनरेटिव लेयर। ये जो सेल है वो कंटिन्यूअसली नीचे के स्ट्रेटम जर्मिनेटम या स्ट्रेटम बेसल या फिर रीजनरेटिव लेयर के द्वारा रिप्लेस होता रहता है। जैसा मैंने कहा कि ये हमारा लेयर बनेगा, नीचे का लेयर बनेगा, ये ऊपर जाएगा, ऊपर वाला और ऊपर जाएगा, उसको और पुश करेगा। तो इस तरीके से इनको रिप्लेस करते रहते हैं ताकि हमेशा आपकी ऊपर की स्किन नई बनती रहे, और उसमें कुछ बेसिकली एडाप्टेशन भी होते रहते हैं, एक अपोप्टोसिस भी होता है, उसी के हिसाब से हमारा स्ट्रक्चर अचीव हो पाता है। यहाँ पे एक नोट देख लीजिए जो कि एक इंपॉर्टेंट नोट है, constant exposure of the skin to abrasion or friction result in abnormal thickening of the stratum corneum, जैसे हम कैलस कहते हैं। कई बार देखते हो कि आप अगर कोई व्यक्ति बिना कोई मेहनत के रह रहा है और अचानक कोई भारी मेहनत करे, चाहे कुएं से रस्सी से पानी निकाले या कुल्हाड़ी लेकर के लकड़ी काटे। ये दो एग्जाम्पल इसलिए दिए क्योंकि एग्जाम्पल हमने खुद ही अपने बचपन में महसूस किए थे। तो उसके हाथों की उंगलियों के पास आप थोड़ा थोड़ा एक उभार जैसा स्ट्रक्चर देख पाते होंगे, और ये कैलस कहलाता है। और ये क्यों हुआ, क्योंकि हमारा जो स्किन था वो इन्हीं दो सब्सटेंस फिजिकल ट्रॉमा के साथ कांटेक्ट में आया और उसके कारण से इनको चोट पहुंची, तो ये एक नए रूप में ढल जाते हैं। इसके बाद हम अपने अगले लेयर्स पे जाते हैं। तो यहाँ पे इस स्लाइड में हम दो लेयर के बारे में देखेंगे। ये दो अगले लेयर हैं आपके स्ट्रेटम लूसिडम और स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम और स्ट्रेटम स्पाइनोसम। इनके बारे में हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के रेस्पेक्ट में। यहाँ भी उसी डायग्राम को यूज़ किया है ताकि हम रेस्पेक्टिवली कंपेयर करते हुए चलें। पहला जो हमारा इस स्लाइड में वह है स्ट्रेटम लूसिडम। इट लाइज डायरेक्टली बीनीथ द स्ट्रेटम कॉर्नियम। हमने जो ऊपर देखा था, देखा स्ट्रेटम लूसिडम, और ये क्या है नीचे, जस्ट बीनीथ द स्ट्रेटम कॉर्नियम। तो ये रहा हमारा स्ट्रेटम कॉर्नियम, ऊपर का लेयर था, दिस वाज फर्स्ट वन। तो इसके जस्ट नीचे हमारा क्या देख रहे हैं आप, स्ट्रेटम लूसिडम। तो ये हो गया हमारा ये पार्ट, विच कंसिस्ट ऑफ 3 to 5 लेयर्स ऑफ फ्लैटेंडेड ट्रांसपेरेंट डेड केराटिनाइज सेल। फ्लैटेंडेड ट्रांसपेरेंट एंड डेड केराटिनाइज सेल, इनको भी थोड़ा सा हाईलाइट कर लेना चाहिए, इनकी क्या क्या खास बात होती है। ये 3 से 5 लेयर कंसिस्ट होते हैं किसके, फ्लैटेंडेड ट्रांसपेरेंट डेड केराटिनाइज सेल, और ये एग्जिबिट करते हैं एक शाइनिंग कैरेक्टर्स को, ये एक चमकदार कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए इनका नाम पड़ा लूसिडम।
हर एक चीज अपने आप में कुछ खास बात होकर रहती है। यहाँ पे भी आप डायग्राम में देख सकते हैं, शाइनी नजर आ रहा है आपको पूरे डायग्राम में से। इसके बाद जो हमारा अगला लेयर है वह स्ट्रेटम ग्रैन्युलोसम, और ये आपके तीसरे लेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्ट्रेटम ग्रैन्युलोसम। इसके कुछ खास बात क्या क्या है? इट इज अ थिन लेयर, ये एक पतला लेयर है, दैट कंसिस्ट 2 to 5 लेयर ऑफ, कितने लेयर? 2 to 5 लेयर ऑफ फ्लैटेंड डेड कीरेटिनोसाइट। ऊपर में हमने डिस्कस किया हुआ था कीरेटिनोसाइट्स। ये कीरेटिनोसाइट्स क्या है? ये कीरेटिनोसाइट्स आप यहां भी देख सकते हो, कीरेटिनोसाइट यहां भी देख सकते हो। तो असल में कीरेटिनोसाइट्स हैं क्या? इसके लिए हमने इसको एक हाईलाइट करने के लिए डेफिनेशन भी लिखा हुआ है, सेल कंटेनिंग कीरेटिन, मतलब ऐसे सेल जो कीरेटिन कंटेन करते हैं, इसे हम कीरेटिनोसाइट्स कहते हैं। इसके बाद द साइटोप्लाज्म ऑफ दिस सेल, इस सेल के जो साइटोप्लाज्म होते हैं उनमें क्या क्या होता है? इनमें होता है कीरेटोकाइलिन ग्रैन्यूल्स विच कन्वर्ट टू टोनोफिलामेंट्स। इनमें कीरेटोकाइलिन ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं जो आगे जाकर के टोफोफिलामेंट्स में कन्वर्ट होते हैं, टोनोफिलामेंट्स में कन्वर्ट होते हैं। तो ये हैं क्या? देखिए टोनोफिलामेंट्स क्या है? दीज आर द कीरेटिन intermediate filaments that makes up of tonophorals in the epithelial tissue। तो इसको हमने डेफिनेशन भी दे दिया है, into keratin and lamellar granules, जो कि एक स्पेशलाइज्ड सेक्रेटरी ग्रैन्यूल्स होते हैं केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल का, जो कि एक स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ फंक्शन को पूरा करते हैं। और ये क्या है? ये रिलीज करते हैं लिपिड रिच कंटेंट को, और जो कि महत्वपूर्ण पार्ट प्ले करेगा वाटर के रिपेलेंट के लिए, वाटर को रिपेल कर सकें ताकि उसकी जो स्टेबिलिटी है उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं। ये हर एक चीज़ हमको आगे आगे आने वाले समय में एमसीक्यूज के फॉर्म में दिखाई देगी, और ये सारे एमसीक्यूज हमने ऑलरेडी हमारे ऐप पे रखे हुए हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि हर एक टाइप का यूनिट वाइज हम एमसीक्यूज ऑनलाइन तरीके से अटेंड करें, तो सोल्यूशन फार्मेसी का मोबाइल ऐप डाउनलोड करिए, उसके अंदर स्टोर टैब है, स्टोर टैब में जाकर के एक कोर्स है सोल्यूशंस बेस्ट एवर का, इसे ज्वाइन करिए। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट लेयर कहता है स्ट्रेटम स्पाइनोसम। ये देखिए, ये कौन सा लेयर है? ये वाला लेयर है, और ये जो आपकी लाइनिंग खींच रही है वो उनके डिस्टेंस को मेंटेन कर, तो ये जो पूरा यहां से लेकर के यहां तक का लेयर है, यही है हमारा स्ट्रेटम स्पाइनोसम। इट लाइज अबव द स्ट्रेटम जर्मिनेटम। ये स्ट्रेटम बैसिले बीसी का नाम है स्ट्रेटम जर्मिनेटम का, तो इसके ऊपर पाया जाता है और स्ट्रेटम ग्रैन्युलोसम के नीचे पाया जाता है। और इसमें 8 से 10 लेयर होते हैं स्पाइनी कीरेटिनोसाइट्स के। ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, स्पाइनी कीरेटिनोसाइट्स। दिस सेल हैव स्पाइन, मतलब एक प्रकार से कह लीजिए छोटे छोटे कांटे जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जो कनेक्ट करते हैं एक सेल को दूसरे सेल के साथ, और ये आखिर में हमको स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये एक थ्रोन जैसा स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है पूरा लेयर में। ये चीजें देख सको साइमल्टेनियसली, इसलिए हमने व्हाइट बोर्ड में इनको नहीं लिया, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के रूप में लिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, हम पहुंचते हैं अगले लेयर पे, और हमारा ये जो लेयर है वह है स्ट्रेटम जर्मिनेटम या स्ट्रेटम बैसिले, या इसे हम रीजनरेटिव लेयर कहते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण लेयर है, तो पूरा जो स्लाइड है डेडिकेटेड है इसी लेयर के लिए। इट इज द डीपेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ द स्किन। ये सबसे निचली, सबसे, ये वाला देखिए स्ट्रेटम बैसिले सबसे आखिरी लेयर है, ऐसा सबसे डीपेस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट में से एक। वैसे तो ये बोलना सही नहीं है कि कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ओवरऑल कंपेयर करें तो दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ द आवर स्किन। बिकॉज क्यों? क्योंकि इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अपर एपिडर्मल लेयर, क्योंकि ये ऊपर के एपिडर्मल लेयर को बनाने में रिस्पॉन्सिबल है। ये कैसे? ये मैंने आपको बताया था कि ये ग्रोथ करते जाएंगे माइटोसिस से, तो पुरानी सेल ऊपर चलती जाएगी, उसकी सेल ऊपर चलती जाएगी, उसकी सेल और ऊपर जाएगी, और इस तरीके से जा करके ये एडॉप्टेशन करके हमारे फाइनली ये जो ऊपर का डेड कीरेटिनोसाइट्स है स्ट्रेटम कॉर्नियम, इनको बनाएंगे, और ये पूरा प्रोसेस चलता रहेगा। आगे देख लीजिए, इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल रो ऑफ क्यूबॉइडल। ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग को हाईलाइट कर देना चाहिए। इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल रो ऑफ क्यूबॉइडल और कॉलमनर कीरेटिनोसाइट्स। या तो ये क्यूबॉइडल या तो ये कॉलमनर जो कीरेटिनोसाइट्स हैं इनके बने हुए होंगे। आप स्ट्रक्चर में भी देख सकते हैं कॉलमनर, कुछ बुक में क्यूबॉइडल भी लिखा हुआ होता है। सो इनके थ्रू क्या होगा, ये एक स्पेसिफिक तरीके की एबिलिटी रखते, स्टेम सेल है जो एक स्पेसिफिक एबिलिटी रखते हैं, जो कि माइटोसिस से डिवाइड होगा और कंटिन्यूसली नए नए सेल को प्रोड्यूस करेगा। ये जो नए सेल हैं वो कहलाते हैं कीरेटिनोसाइट्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देख लेते हैं। व्हेन न्यू सेल आर फॉर्म्ड, जब ये नए सेल बनते हैं, दे अंडरगो मॉर्फोलॉजिकल एंड न्यूक्लियर चेंजेस। ये अपने देखने में, रंग रूप आकार में
चेंजेस करते हैं, साथ में इनके न्यूक्लियर में भी चेंजेस होता है और ये पुश करते रहते हैं ऊपर की ओर डिवाइडिंग सेल के द्वारा, और ये फिर आपके सेल को जिस तरह से अभी मैंने आपको बताया उस तरीके से लेयर को लेयर बनाने का काम करते हैं। दिस सेल कंटेन टोनोफिलामेंट। टोनोफिलामेंट क्या है इसके बारे में भी आपको बताया था मैंने, यहाँ पे ब्रैकेट में एक बार और लिखा हुआ है किरेटिन इंटरमीडिएट। ये किरेटिन इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं दैट मेक अप द टोनोफाइब्रिल, ये जो कि टोनोफाइब्रिल बनाते हैं कहाँ, एपिथेलियल टिश्यू में, that attach to the desmosome and bind the cell of stratum germinatum to each other, ताकि ये एक सेल दूसरे सेल को बाइंड कर सकें, and to the cell between the epidermis and dermis, और ये जो सेल हमारे डर्मिस और एपिडर्मिस के बीच हैं इनको भी बाइंड करने में मदद कर सकें। द स्ट्रेटम जर्मिनेटम ऑल्सो कंटेन सेल कॉल्ड मिलेनोसाइट, जो कि हमारे बॉडी को एक प्रकार से कह लीजिए कलर बनाने में काम करने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और ये माइग्रेट होते हैं एक पर्टिकुलर पार्ट से दूसरे पर्टिकुलर पार्ट के बीच में जब इनका मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होने लगता है। तो आगे बढ़ते हैं, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्किन कलर। आगे बढ़िएगा, अगले पॉइंट पे देखते हैं हम। अब हम बात कर लेते हैं कुछ डर्मिस के बारे में। हमने जो बात किया अभी आपके एपिडर्मिस के रेस्पेक्ट में था, अब हम देखने वाले हैं डर्मिस के रेस्पेक्ट में। डर्मिस यानी कि सेकेंड लेयर, सबसे ऊपर में हमारा एपिडर्मिस था, तो द सेकेंड डीपर पार्ट ऑफ द स्किन इज डर्मिस। पहला तो था हमारा आउटर मोस्ट था हमारा एपिडर्मिस, इट इज लोकेटेड जस्ट बीनीथ द एपिडर्मिस, ये भी एपिडर्मिस के जस्ट नीचे पाया जाता है, और ये मेनली डेंस कनेक्टिव टिश्यू विद कोलेजन एंड येलो इलास्टिन फाइबर से मिलकर के बना हुआ होता है। अगर आप इसके स्पेसिफिक और जानकारी देखना चाहेंगे तो इसके साथ कुछ एक्सेसरीज ऑर्गन भी अटैच्ड हैं, या यूं कहूं कि इसमें पाए जाते हैं। यह आपका ब्लड वेसल, नर्व, लिम्फ वेसल, स्मूथ वेसल, ग्लैंड एंड हेयर फॉलिकल इसी डर्मिस पार्ट में इम्बेडेड होते हैं, इसी डर्मिस पार्ट में लोकेटेड होते हैं। तो यहाँ पे आप डायग्राम भी देख सकते हैं और इसके बेसिक पार्ट्स के बारे में भी हम देखेंगे। तो ये हमारे कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स हैं जिसमें आप देखिए हेयर शैफ्ट है, ये हमारा जो पोर है स्वेट ग्लैंड के लिए, ये डक्ट है, ये वाला हिस्सा हमारा डक्ट है, और ये हमारा स्वेट ग्लैंड है। तो यहाँ से जब स्वेट बनती है तो इसी डक्ट के थ्रू होता हुआ ये स्वेट हमारे स्किन पे यानी कि अपर पार्ट में पहुँचता रहता है। और अगले पार्ट, ये सुपर वाला पार्ट देख रहे हैं एपिडर्मिस है, यहाँ से इतना वाला हिस्सा हमारा डर्मिस है, इसके नीचे हाइपोडर्मिस है जिसे हम सबक्यूटेनियस भी कहते हैं, और ये हमारा जो स्वेट ग्लैंड है वो इक्रोइन स्वेट ग्लैंड है, और ये आपका कॉर्पस है। ये इसके हिसाब से आप देखोगे तो एडिपोज टिश्यू है जो हम लोग को हमने बताया कि हमको फैट प्रोवाइड करता है, गर्मी प्रोवाइड करता है। ये सेंसरी नर्व फाइबर है जो पेन, टेम्परेचर, टच को सेंस करता है। ये हेयर के रूट हैं, ये हेयर फॉलिकल रिसेप्टर्स हैं, और ये नर्व्स हैं, और ये सेबेशियस ग्लैंड है जो ऑयल सीक्रेट करने का काम करता है। एंड दीज आर द हेयर फॉलिकल्स, और ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी के इंटीग्यूमेटरी सिस्टम का एक हिस्सा है। द स्पेशलाइज नर्व एंडिंग, जैसे हम सेंसरी रिसेप्टर कहते हैं, विच इज सेंसिटिव टू टच, जब हम टच करते हैं किसी को तो सेंसिटिव हो जाता है। टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में, प्रेशर के रेस्पेक्ट में और पेन के रेस्पेक्ट में नर्व एंडिंग इनको एक्सेप्ट करता है। और ये अगर मैं कहूँ कि कहाँ पाए जाते हैं तो ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं हमारे डर्मिस पार्ट में। तो डर्मिस का जो लेयर है वो दो लेयर से मिलकर बना हुआ होता है। ऊपर आपने देखा था एपिडर्मिस को 5 लेयर में, तो ये 2 लेयर। कौन कौन से 2 लेयर? पहला है आपका पेपिलरी और दूसरा है आपका रेटिकुलर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पेपिलरी लेयर का। ये जो पेपिलरी लेयर है इसकी कुछ खास बातों को पॉइंट टू पॉइंट देख लेते हैं। पहला पॉइंट कहता है इट इज द लेयर एडजेसेंट टू एपिडर्मिस। ये एक ऐसा लेयर है जो एपिडर्मिस के पास होता है। ये एपिडर्मिस है तो इसी के पास ये एडजेसेंट होगा। दूसरा, इसका नेचर क्या है? ये कंसिस्ट होता है फाइन इलास्टिक फाइबर से। इलास्टिक फाइबर है, इसका मतलब है कि इसमें स्ट्रेचेबिलिटी नजर आएगी आपको। तो ये एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है जब हम बात करते हैं अपने स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ टिश्यूज के बारे में, या फिर हम बात करते हैं अपने इंटीग्यूमेंटरी सिस्टम के बारे में। तो ये एक महत्वपूर्ण फीचर है। द सेल्स इन दिस लेयर इज कॉल्ड पैपिले। जो सेल्स पाए जाते हैं इसमें, इसे हम पैपिलिए कहते हैं। ये एक्सटेंड करते हैं इनके प्रोजेक्शन को। ये एक इंपॉर्टेंट है जो इस डायग्राम में फिलहाल आपको नजर नहीं आ रहा, लेकिन अगर आप दूसरे गूगल में देखेंगे इमेज तो इस तरीके से वो कुछ उभार लिए हुए रहते हैं। और ये उभार बहुत महत्वपूर्ण है बिकॉज दीज आर द प्रोजेक्शन। इसका हम लोग बोल सकते हैं कि एक सरफेस के उठे हुए उभार होते हैं, और ये जो प्रोजेक्शन है डर्मिस के ऊपर से उठ रहे होते हैं, जिसे हम कहते हैं एपिडर्मल रिज। और ये जो एपिडर्मल रिज है वो हर एक व्यक्ति के लिए, इंडिविजुअल के लिए अलग अलग होता है। इसी कारण से हमारा और आपका फिंगरप्रिंट जो है वो अलग होगा, और इस फिंगरप्रिंट का यूज़ हम अलग अलग डायग्नोसिस पर्पस, फॉरेंसिक पर्पस के लिए कर सकते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये याद रखिएगा। पेपिले लेयर के ऊपर से उड़ने वाले रिज को हम ये बोलते हैं। इसके बाद हमारा सेकंड लेयर आ जाता है रेटिकुलर लेयर। ये नीचे आप देखिए रेटिकुलर लेयर दिख रहा होगा।
इसके भी कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट, इट लाइज बिटवीन द पैपिलरी एंड फैटी सेबेसियस सबक्यूटेनियस लेयर। पहला पॉइंट हमारा एपिडर्मिस था, डर्मिस है, उसके बाद हाइपोडर्मिस है। तो ये जो है वो आपके डर्मिस और नीचे का पार्ट हाइपोडर्मिस या तो सबक्यूटेनियस, इनके बीच में पाया जाता है। तो दिस लाइज बिटवीन द पैपिलरी एंड द फैटी सबक्यूटेनियस लेयर एंड इट कंसिस्ट ऑफ बंडल ऑफ टफ कोलेजन फाइबर्स। कौन कौन सी चीज़ों से बना होता है? टफ कोलेजन फाइबर से, फाइब्रोब्लास्ट से और कुछ इलास्टिक फाइबर से बने हुए होते हैं। इसका भी काम वही है। द कोलेजन इलास्टिक फाइबर्स बेसिकली इन दिस लेयर दैट इज कॉल्ड रेटिकुलर लेयर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सटेंसिबिलिटी, मतलब एक्सटेंड होने की एबिलिटी, इलास्टिबिलिटी या इलास्टिसिटी बोल लीजिए, फैलने की एबिलिटी, और ये आपकी स्किन को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। ये एक और महत्वपूर्ण चीज़ है कि जब कभी भी आपने कभी देखा होगा कि जब हम किसी शरीर के हिस्से में फैट बढ़ने लग जाता है, ओबेसिटी बढ़ने लगती है, और जब आप उसको वापस से मेंटेन करते हो तो आपको एक मार्क नज़र आते हैं। प्रेगनेंसी में, डिलीवरी के बाद भी आपको मार्क्स नज़र आते हैं। ये क्या है? ये स्ट्रेच मार्क है। तो यहाँ क्यों है? ओवर द स्ट्रेचिंग ऑफ स्किन कॉज रप्चर ऑफ द इलास्टिक फाइबर। ये जो इलास्टिक फाइबर हैं, इनके रप्चर होने की वजह से ये मार्क बनते हैं, जो कि हम लोग परमानेंट मार्क, जिसे हम स्ट्रेच मार्क देखते हैं, और ये स्ट्रेचिंग मार्क हमको ओबेसिटी या प्रेगनेंसी में देखने को मिलता है। एंड दीज आर परमानेंट। अगर स्ट्रेच होने से पहले इसको ओवरकम किया जाए तो बात अलग है, बट एक बार होने पे इसके चांसेस कम होते हैं कि वापस से रिकवर हो सके। तो आज के इस वीडियो में हमने बात किया द बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चर ऑफ स्किन के अंतर्गत डर्मिस और एपिडर्मिस के पार्ट्स, उनके लेयर और उनके इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इसके पहले के वीडियोस भी आप जरूर देखिए, क्योंकि एक वीडियो दूसरे से जरूर जुड़ा हुआ होता है। एट द लास्ट में आपसे फिर से कहूँगा, पूरे एचपी के पूरे टॉपिक्स के जिसको हमने पढ़ाया भी नहीं है अभी तक, उन सब के ऑनलाइन एमसीक्यूज अवेलेबल हैं। वो अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो डाउनलोड करिए सोल्यूशन फार्मेसी का मोबाइल ऐप, और उसके बाद स्टोर टैब में जाकर के सोल्यूशन बेस्ट एवर कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इन सब के जो ऐप के लिंक हैं वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू, टेक केयर।